फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिन बाद, ऑलमोस्ट 2 वीक्स बाद एक वीडियो आ रहा है क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था, पीरियोडिक टेस्ट 1 चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था। तो आज की वीडियो में बेसिकली आपको पता ही होगा, एक बहुत ही दुखजनक खबर आ रही है नेपाल से। वहां पे बहुत सारे फ्लड्स हुए हैं, आपको पता ही होगा, बहुत ही डेवेस्टेटिंग फ्लड्स जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। तो आज के वीडियो में हम उसी फ्लड को एनालाइज करेंगे, पूरे उस फ्लड में क्या क्या हुआ जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितनी कैजुअलिटीज हुई है और इसकी बैक स्टोरी क्या है, क्या रीजंस की वजह से ये फ्लड हुआ और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, 26 अगस्त 2026 को नेपाल के रसुआ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे फ्लड्स आए। एक बहुत ही डेवेस्टेटिंग फ्लड आया। ये अराउंड 9 AM लोकल टाइम के वक्त हुआ था और कई सारे एरियाज बहुत ही डेडली तरीके से अफेक्ट हुए, जो स्पेशली भोटेकोशी के आसपास के जो एरियाज है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे तबाह हो चुके हैं। आप अगर नहीं जानते तो वहां पे जो एम्बेसी है, बॉर्डर चेक पॉइंट्स है, वहां पे भी बहुत फ्लड हो गए हैं और वहां पे तो पूरा पानी उनमें से घुस के वो सारे स्ट्रक्चर्स भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अगर आप मैप पर देखोगे तो रसुआ डिस्ट्रिक्ट काठमांडू के जस्ट ऊपर है। थोड़ा सा ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ये चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे लाई करता है। बहुत लोग इसको तिब्बत नेपाल बॉर्डर बोलते हैं, लेकिन हम ऑफिशियल रीजंस के लिए हम इसको चाइना और नेपाल बॉर्डर बोलेंगे। तो रसुआ डिस्ट्रिक्ट वहां पे लाई करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है नेपाल के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा ट्रेड टेक प्लेस करता है नेपाल और चाइना के बीच में। एक इंपॉर्टेंट रूट जो जाता है नेपाल से चाइना के बीच में, वो है काठमांडू से रसुआ डिस्ट्रिक्ट के थ्रू तिब्बत के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है नेपाल के लिए। यहाँ से बहुत सारा ट्रेड होता है। रसुआ डिस्ट्रिक्ट नेपाल के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नेपाल चाइना ट्रेड, टूरिज्म, पिलग्रिमेज, हाइड्रो पावर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी नेपाल और तिब्बत के बीच में इस रीजन के थ्रू होती है। इसलिए इस फ्लड ने बस गांव को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि बहुत सारे क्रिटिकल और इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी डिस्ट्रॉय किया। इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल पार्ट है वो है भोटेकोशी नदी। ये भोटेकोशी नदी ब्रॉड हाइड्रोलॉजिकल चेन के अंदर आती है, जो तिब्बत हिमालय से शुरू होती है। वहां से ये भोटेकोशी में आती है। वहां से त्रिशूली सिस्टम के थ्रू, ये जो गंडक रिवर है उसके सिस्टम के थ्रू इंडियन प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में आती है। इसी में फ्लड्स हुए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का ब्रेकडाउन हुआ था, ऐसा बोला जा रहा है। जो फ्लड वाटर था वो तिब्बत के रिवर सिस्टम से वो नेपाल के रिवर सिस्टम में घुसा, और जो ये त्रिशूली सिस्टम है वो भोटेकोशी के रिवर सिस्टम को अपने अंदर कलेक्ट करता है। और ये जो नदी है ये सीधा गंडक में जाके घुसती है, गंडक नदी, नारायणी गंडक नदी में। और इसलिए ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये जो, अगर यहाँ पे अगर नॉर्दर्न हाई हिमालयस में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो अल्टीमेटली बिहार और यूपी जैसे जो इंडियन नॉर्दर्न प्लेट्स में स्टेट्स है, वहां के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। इस इवेंट को फ्राइटनिंग ये बनाता है कि इस फ्लड की कोई अर्ली वार्निंग नहीं थी। मतलब लोग, जो लोकल ऑफिशियल्स है, वो लोग कह रहे हैं कि ये फ्लड आउट ऑफ नोवेयर आ गया। कोई बारिश नहीं हुई, कोई ऐसा एवलांच टाइप कुछ हुआ था, ऐसा बोला जा रहा है। कोई बारिश नहीं हुई, कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर इवेंट नहीं हुआ था जिससे फ्लड अचानक से ट्रिगर हो। अचानक से ये फ्लड अगर इतना सडननेस के साथ आया कि इसने कई सारी चीजें, घर, ब्रिज, रास्ते, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारी बिल्डिंग है, सबको तबाह करके लेके चली गई और इसमें कई लोग मारे गए हैं अनफॉर्चुनेटली। हाइड्रो पावर फैसिलिटीज और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज हुआ है और इसका डिस्ट्रक्शन हमें तिब्बत तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो भोटेकोशी नदी है ये तिब्बत के रिवर सिस्टम से भी कनेक्ट होती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है, वो की है ग्लेशियर का। साइंटिस्ट ने बिफोर द फ्लड एंड आफ्टर द फ्लड की इमेजेस को सैटेलाइट्स के थ्रू एनालाइज किया और डैनियल शुगर नाम के एक जियोलॉजिस्ट, उन्होंने एक स्ट्राइकिंग यहाँ पे चीज नोटिस की। उन्होंने ये नोटिस किया कि बहुत ही बड़ा ग्लेशियर एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड से टूट के गिरा था। अगर हम एग्जैक्ट स्पेसिफिक डायमेंशंस की बात करें तो उस ग्लेशियर विड्थ थी वो ऑलमोस्ट 2000 फीट थी और वो 17000 फीट की ऊंचाई पर टूट के वो कम से कम 4000 फीट नीचे गिरा, जो कि एक बहुत ही बड़ा वर्टिकल फॉल होता है। इसलिए साइंटिस्ट इसको आइस रॉक एवलांच या फिर आइस एवलांच कह रहे हैं। इसमें इस ग्लेशियर में आइस के साथ साथ रॉक्स और सेडिमेंट्स भी बहुत सारे थे, जो इस फ्लड को और भी ज्यादा ट्रिगर कर दिया। इसलिए कोई अर्ली वार्निंग नहीं मिली कि ये फ्लड के लिए कोई अर्ली वार्निंग नहीं थी, क्योंकि ये इवेंट जो हुआ था वो अचानक से हुआ था। और एक और चीज इस फ्लड के बारे में थी कि ये बहुत ही वायलेंट फ्लड था, एक पूरा दीवार की तरह था एक फ्लड के लिए। देखिए, एक नॉर्मल फ्लड जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप करता है, एक फ्लैश फ्लड थोड़ा और भी जल्दी डेवलप करता है, लेकिन ये एक आइस एवलांच फ्लड था जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि इसमें एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ रॉक्स और सेडिमेंट होते हैं। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कोई नॉर्मल फ्लड है और उसमें बोल्डर्स है, उसमें पत्थर है, पेड़ है, गाड़ियां है, व्हीकल्स है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये फ्लड वैसा ही टाइप का फ्लड था, इसलिए इसको इतना खतरनाक। आप सोचिए कि यहाँ पे आप समझिए कि किसी भी अगर बिल्डिंग पे ये फ्लड अगर आता है तो वो जस्ट वाटर को प्रेस नहीं कर रहा है, हाइड्रोलिक प्रेस जस्ट वाटर के अगेंस्ट नहीं हो रहा है,
बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर रॉक सेडिमेंट भी आके उस बिल्डिंग से लग रहे हैं जोर से, और इसलिए ये rather देन ऑर्डिनरी वाटर कुछ कुछ मूविंग कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर, मूविंग कॉन्क्रीट मिक्सचर की तरह लगते हैं, क्योंकि जो चीज आती है वो भी बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आती है। डैनियल शुगर ने इस पूरे फ्लड को ऐसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा है कि बॉम्ब फटने जैसा, बॉम्ब एक्सप्लोडेड की तरह उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। नॉट बिकॉज वहां पे कोई एक्चुअल में बॉम्ब फटा, लेकिन वो जिस सडननेस के साथ हुआ, जिस इम्पैक्ट के साथ, जिस साउंड के साथ हुआ, जैसे वो फ्लड आया, वो पूरा एक बॉम्ब फटने जैसा था, इसलिए उन्होंने ऐसे इसको डिस्क्राइब किया है। आप अब इस रिपोर्ट को देखिए, यहाँ पे यूएस ने एक अर्थक्वेक को मॉनिटर किया था, जो उनके अकॉर्डिंग नेपाल चाइना बॉर्डर पे आया था जस्ट बिफोर द फ्लड, जिसकी मैग्नीट्यूड थी 4.4। ये एक्चुअली नॉर्मल अगर अर्थक्वेक देखे तो ये ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 4.4 अगर आप मान लीजिए कोई रिवर सिस्टम के पास या किसी ग्लेशियर के पास आती है तो ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उससे ग्लेशियर टूट सकता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अगर बातचीत करेंगे कि क्लाइमेट चेंज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो देखिए ये जो फ्लड है वो क्लाइमेट चेंज से एक बहुत बड़ी चीज है, क्लाइमेट चेंज को बहुत आगे ले जाती है। देखिए क्लाइमेट चेंज किसी भी एक डिजास्टर की वेलोसिटी, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलरली हर बार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप देखिए हिंदू कुश हिमालय वो बहुत जल्दी गर्म हो रहे हैं, जैसे जैसे ग्लेशियर्स गर्म होते हैं वो अपना मास खोते हैं, वो वाटर में ज्यादा कन्वर्ट होते हैं, वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, परमाफ्रॉस्ट कमजोर हो जाता है, ग्लेशियल स्लोप्स की जो स्लोप है वो बिगड़ने लगती है, और रॉक के जो फेसेस है वो अनस्टेबल हो सकते हैं। तो ये बोलना गलत है कि क्लाइमेट चेंज ने इस ग्लेशियल डिजास्टर को डायरेक्टली कॉज किया, बट हाँ ये बोल सकते हैं कि इसने उस ग्लेशियल डिजास्टर के होने की जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर हम लोग बात करें कि टूरिस्ट भी मिसिंग लोगों में इंक्लूडेड क्यों थे, तो देखिए ये एरिया जस्ट कोई नॉर्मल एरिया नहीं है, ये टूरिस्ट और टूरिंग साइट के लिए, पिलग्रिमेज साइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये कई सारे पिलग्रिमेज साइट्स गोसाईकुंडा, तिब्बत और माउंट कैलाश जैसे रास्तों के लिए आगे जाता है, वहां से इनको कनेक्ट करता है, तो इसलिए टूरिस्ट यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। जो मिसिंग लोग थे उनमें बस लोकल लोग नहीं थे, इसमें टूरिस्ट थे, पिलग्रिमेज थे, बॉर्डर ऑफिशियल्स थे, वर्कर्स थे, गाइड लोग थे, बहुत लोग थे मिसिंग लोगों में। अगर हम लोग कैजुअलिटीज की बात करें तो 157 लोग ऑफिशियली डेड घोषित किए गए हैं, और 100 से ज्यादा इंडियंस अभी भी मिसिंग है। एक और बड़ा खतरा दोस्तों जो यहाँ पे अभी भी इंपेंडिंग डिजास्टर है, वो है एक दूसरा फ्लड। देखिए देखिए अभी भी जो एक ब्लॉकेड है एवलांच के सेडिमेंट्स का, वो अभी भी अपस्ट्रीम होकर रखा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने वार्न किया, जो लोग वार्न किया डाउनस्ट्रीम जो लोग रह रहे हैं, कि एक और फ्लड आ सकता है, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि एक एवलांच हुआ, उससे जो सेडिमेंट्स और रॉक जो है उन्होंने रिवर को फिर से ब्लॉक कर दिया है अपस्ट्रीम, तो वो अगर बाई चांस रिलीज हो गया तो एक और फ्लड आ सकता है। अच्छा, अगर हम बिहार और यूपी वालों की बात करें तो वहां पे क्या कंसर्न है, वहां पे बेसिकली कंसर्न देखिए, नेपाल से जो भी नदी आती है वो इवेंचुअली इंडियन रिवर सिस्टम्स में कनेक्ट हो जाती है, गंडक, कोसी, ये सब वहां से नेपाल से ही आती है, तो वो रिवर सिस्टम्स इवेंचुअली इंडिया के गंगा और मेजर रिवर सिस्टम्स में कनेक्ट हो जाती है। नॉर्दर्न प्लेन्स का जो मेजर रिवर्स है वो वहां पे जाकर कनेक्ट होती है, तो यूपी और बिहार डाउनस्ट्रीम में आते हैं, और ये जो नदियां है ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में आती है, तो अगर वहां पे कोई फ्लड्स हुआ तो वो इवेंचुअली डाउनस्ट्रीम को अफेक्ट करेगा। इसलिए अथॉरिटीज ने यूपी और बिहार में भी फ्लड अलर्ट्स इशू किए हैं, हिमालय के वार्मिंग और रिवर सिस्टम्स में ऐसे वायलेंट चीजें फ्लड्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी डाला था, जिसके लिए पीएमओ और नेपाल ने भी उनको थैंक्स बोला था। उन लोग हमारे पीएम मोदी ने ट्वीट डाला था कि उन्होंने नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से बातचीत की है, और कहा है कि इंडिया सॉलिडारिटी में खड़ा है नेपाल के साथ, और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में जरूर मदद करेगा। इसके लिए नेपाल के पीएमओ ऑफिस ने उनको थैंक्स भी किया है, और इंडिया के सारे लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से भी, नेपाली सिटीजन्स के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। आपके साथ जितने भी अभी बैड इवेंट्स हुए हैं फ्लड के कारण, उसके लिए हम लोग आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। देखिए हम में से बहुत लोग अब नेपाल में जाके तो उनकी हेल्प नहीं कर सकते, वो तो हमारी गवर्नमेंट ही कर पाएगी, तो हम लोग ऑनलाइन आपके फ्लड के बारे में अवेयरनेस फैला के फंडिंग, जो ऑनलाइन जो फंडिंग होती है, जो फंड्स लिए जाते हैं, उसमें हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर नेपाल से कोई मेरे भाई बहन लोग अगर आप लोग देख रहे हैं, तो मैं और हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं, हम आपके साथ खड़े हैं आपकी इस कठिन सिचुएशन में आपको सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी लौटूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।